नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आप लोग सभी जानते हैं कि मैं पॉलिटी से रिलेटेड लेक्चर लेकर आता था अब तक। तो मैंने जो डिसाइड किया वो ये है कि पॉलिटी के साथ साथ क्यों ना मैं इकोलॉजी के भी लेक्चर लेकर आऊँ। तो यहाँ पर मैं आज जो लेक्चर लेकर आया हूँ, फर्स्ट लेक्चर है मेरा इकोलॉजी को लेकर। उसके बाद हम इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इसमें मैंने एक पर्टिकुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, मतलब जो अधिकतर यानी कि रिकमेंड करते हैं टॉपर्स कि शंकर IAS की बुक जो है फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, दैट इज़ ए बेस्ट बुक। तो मैंने उस बुक को यानी कि चूज किया आपके स्टडी मटेरियल के लिए। और यहाँ पर जो क्लास ये जो होगी इसमें मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने की। तो उम्मीद ये है कि जितना हो सकेगा 100% मैं जो कंटेंट बनाकर आपके सामने लेकर आया हूँ उसको पूरा डिलीवर कर सकूं। लेकिन एक आशा भी लेकर आया हूं, वो क्या है कि अभी तक लगभग 1 साल पूरा होने वाला है और खाली सब्सक्राइबर 250 पहुंचे हैं बस, जो कि बहुत ही एक सोचने वाला विषय है। आप लोग जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जितना हो सके उतना लाइक, ठीक है, और शेयर कर सकें, क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा मन करेगा आपको पढ़ाने का, मेरा मन करेगा कि मैं अच्छे से लेक्चर लेकर आऊँ, मुझे एनर्जी मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है हमारा इकोलॉजी को लेकर है। चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा इकोलॉजी, उसका नाम है इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। जो इकोलॉजी है उसे 2 वर्डों से मिलकर बना है। एक वर्ड का मतलब है यानी कि 2 वर्डों से मिलकर बना है। एक तो इको प्लस लॉजी। तो इको को जो डिफाइन किया गया है, ठीक है, इको को जो डिफाइन किया गया है वो किससे, ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है कि होम या ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई रहता हो, ठीक है। तो ओइकोस का जो यानी कि जो इको वर्ड है वो यहाँ कहाँ से आया है, ओइकोस से, जिसका मतलब है क्या कि कोई जहाँ पर घर हो या रहता हो जहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात, मतलब हम होम के बारे में अभी बात कर रहे हैं। अब लोगोस का मतलब हमने पहले भी सीख रखा है कि लोगोस जैसे बायोलॉजी में बोलते हैं ना, यहीं पर इकोलॉजी है वहाँ पर बायोलॉजी है। तो लॉजी या लोगस का मतलब ये होता है कि स्टडी, टू स्टडी, या मतलब उसका अध्ययन करना। तो किसी के घर के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो अगर सिंपल शब्दों में बोलना चाहूँ तो लिटरली इसका मतलब ये होगा कि होम ऑफ द नेचर, यानी कि हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, नेचर के घर के बारे में बात करेंगे। नेचर अगर सिंपल यानी कि एक साइंटिफिक वे में मैं बोलना चाहूँ तो इकोलॉजी को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि इकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसको यानी कि अगर जिसके हम अध्ययन करना चाहते हैं किसके बारे में, कि इकोलॉजी इज डिफाइंड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इकोलॉजी का मतलब यहाँ पर यह होता है कि एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम लोग यानी कि कंटेन करके चलते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका अध्ययन, या किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उसका अध्ययन, या उसके एनवायरनमेंट के साथ के अध्ययन, जो यानी कि एक स्टडी की जाती है, उसको हम लोग एक वे में या एक नाम देकर चलते हैं जिसे बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं कि मुझे बहुत ही बेस्ट पिक्चर लगा कि एक्चुअल में इकोलॉजी क्या है। तो आप ये जो मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए कि एक्चुअल में इकोलॉजी क्या है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने क्या कर रखा है, पृथ्वी को अपने हाथ में ले रखा है। हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है लेकिन दिखाने की कोशिश करी गई है। अब इसमें क्या दे रखा है, पृथ्वी के अंदर के जितना भी एनवायरनमेंट है उसके बारे में उसने यानी कि पत्तों से, हरे भरे पत्तों से उसने डिस्क्राइब कर रखा है। तो सिंपली तरीके से बताना चाहे कि धरती के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या अदर ऑर्गेनिज्म जिनके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साइंटिफिक स्टडी या उनके रिलेशनशिप के बारे में, एनवायरनमेंट के साथ उनका कैसा व्यवहार है, उनके होम के बारे में स्टडी जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी। सिंपल तरीके में मैंने समझाया। अब आगे बात आते हैं क्या करते हैं। देखो, जो हमारी इकोलॉजी वो डील किसके साथ करके चलती है, वो डील करके चलती है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के साथ, जो मोल्ड करके चलती है विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। और क्या बनाती है कि ये बनाती है कि यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट रिसोर्सेज, जो इंक्लूड करके चलती है कि एक्चुअल में एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है, मिनरल के साइकिल कैसे चल रहा है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे घास को यानी कि किसी ने
ग्रास होपर ने खाया, मतलब टिड्डे ने खाया, तो उसको खाने के बाद उसको मान लो समझ लो मेंढक ने खा लिया, मेंढक को मान लो सांप ने खा लिया, तो उसमें क्या हुआ, घास में जो एनर्जी थी वो ग्रास होपर के पास गई, ग्रास होपर की जो एनर्जी थी वो मेंढक के पास गई, और मेंढक की जो एनर्जी थी वो सांप के पास गई, और सांप को एट द लास्ट मान लो हॉक ने या मतलब यानी कि चील ने खा लिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह एनर्जी का एक ट्रांसफर हो रहा है, एक रिलेशनशिप उसमें देखने को मिल रही है। इसी तरीके से मिनरल, अगर मिनरल की बात करें, सपोज करो अगर कहीं पर पानी बह रहा है तो उसको मान लो किसी कौवे ने पी लिया, ठीक है, और कौवा मान लो कौवा मान लो मर गया, उसको किसी चील ने खा लिया या मतलब किसी और जानवर ने खा लिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो मिनरल उसके पानी के थे उस कौवे के अंदर पहुंचे थे और कौवे के बाद उसको खाने वाले के पास पहुंच गए। कहने का मतलब यहाँ पर एक साइकिलिंग हो रही है कि एक्चुअल एक मिनरल एक दूसरे बॉडी से तीसरी बॉडी में कैसे जा रहा है, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है इकोलॉजी की, हमें क्यों इसको जानना चाहिए, इकोलॉजी एक्चुअल में है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों हिस्ट्री को हमें जानना जरूरी है। तो मैं अगर बताऊं, देखिए हिस्ट्री जब शब्द आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी पाश्चात्य चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, पाश्चात्य मतलब जो बीत चुकी चीज़ें, तो उसकी हिस्ट्री जानना हम क्यों चाहते हैं। हिस्ट्री जानना एक बहुत ज़रूरी बात है, किसी के बारे में अगर जानना तो उसकी पहले हिस्ट्री जानिए, तब उसका आप अच्छे से वर्तमान बता पाएंगे कि उसने यानी कि अरे पास्ट में मतलब उसका यानी कि जो भूतकाल में उसने क्या किया है, अगर उसको आप अच्छे से जान लेंगे तो आप वर्तमान में उसको पहचान पाएंगे कि व्यक्ति किस प्रकार का है और भविष्य में उससे सचेत रहेंगे कि ये क्या कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग किसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, इकोलॉजी की। तो रूट्स ऑफ द इकोलॉजी लाई इन द नेचुरल हिस्ट्री, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री में उसकी रूट्स देखने को मिलती हैं, उसकी जड़ें दिखाई पड़ती हैं। कैसे कि जैसे यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो इकोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो इतनी ओल्ड है जैसा कि यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि हमारा जो मानव जगत है उसमें लोगों की जितनी हिस्ट्री पुरानी है उतनी ही पुरानी, यानी कि अगर हम बात करें तो इकोलॉजी की भी हिस्ट्री पुरानी है। अगर अर्ली यानी कि समय से अगर बात करें, सिंस अर्ली हिस्ट्री मैन हैज़ इंडल्ज इन इकोलॉजी इन अ प्रैक्टिकल शॉर्ट वे नोइंगली एंड अननोइंगली। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, हम ये कह सकते हैं बहुत ही पुराने समय से, ठीक है, बहुत ही पहले मतलब हिस्ट्री के पहले समय से, मतलब जब आदमी भी नहीं आया तो उससे पहले समय से जो मैन था वो क्या था, इंडल्ज था किस में, इकोलॉजी में, क्योंकि वो सारे काम कर रहा था, इन्वायरमेंट से अट्रैक्ट कर रहा था, एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहा था, एक्टिविटीज़ कर रहा था, प्रैक्टिकल कर रहा था। तो ये सभी हम कुछ चीज़ों को जानते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं जानते हैं। अगर हम लोग बोलना चाहें इन प्रिमिटिव सोसाइटी, मतलब जो ऐसी सोसाइटी जो बहुत ही पुरानी है, एवरी इंडिविजुअल वाज रिक्वायर्ड टू हैव एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ किसका, इन्वायरमेंट होना चाहिए फॉर द सर्वाइवल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी अगर देखा जाए जो प्रिमिटिव सोसाइटीज मतलब जो बहुत ही पुरानी सोसाइटीज़ थी, उनमें लोगों के पास एक क्या था, एक छोटा एक नॉलेज होता था कि हम सोसाइटी में कैसे जिएंगे, कैसे खाना गैदर करेंगे, कैसे हम लोग यानी गुफाओं में रहेंगे, ये सभी चीज़ें उनके पास थी, वो जानते थे इसके बारे में। तो वही है, डैट इज़ अबाउट द फोर्सेस ऑफ द नेचर ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स यानी कि अराउंड हिम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो उस वक्त का व्यक्ति था वो ये जानता था कि एक्चुअल में हमें किसकी ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, तो मुझे खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी को हंट करना पड़ेगा, या मुझे यानी कि कहीं से फल तोड़कर खाना पड़ेगा, या कहीं से किसी की जड़ें, ऐसी जड़ें जो जैसे कंदमूल फल है वो तो जड़ होती है तो उसको खाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सभी चीज़ें वो उस वक्त जानते थे। तो उस वक्त से अगर देखा जाए तो इकोलॉजी का भी उस वक्त से सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में आदमी इंटरेक्शन कर रहा है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। तो क्या मिला उसमें, उसका यही पता चला कि इकोलॉजी उस वक्त भी वो लोग जानते थे इकोलॉजी के बारे में। तो हिस्ट्री हम लोग अगर बोलना चाहें कि इकोलॉजी की, तो जितनी हिस्ट्री पुरानी आदमी हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की है, मैन की सिविलाइजेशन की है, तो उसी वक्त से यानी कि इकोलॉजी की भी हिस्ट्री है। बात समझ में आई। और एंशियंट टेक्स्ट, बहुत सारे हमारे ऐसे पुराने यानी कि टेक्स्ट हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है कि इकोलॉजिकल यानी कि प्रिंसिपल यानी कुछ इकोलॉजी के सिद्धांत देखने को मिलते, मतलब पारिस्थितिकी के एक सिद्धांत देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्लासिकल टेक्स्ट हैं जिसमें यानी कि वैदिक पीरियड के, ठीक है, जिसमें यानी कि इस प्रकार का हमें यानी कि कुछ शास्त्रों से ज्ञान मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यानी कि एक है संहिता, जिसमें यानी कि ब्राह्मणाज एंड अदर यानी कि अर्यंकाज उपनिषद कंटेन रेफरेंस ऑफ द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि कुछ ऐसे वेद जिसमें हमें ये देखने को मिलता है, जिसमें अगर उनकी पर्टिकुलरली नाम लेना चाहूँ तो संहिता
दूसरा ब्राह्मणास एंड आर्यंकास। ये कुछ उपनिषद थे जिसमें यानी कि इकोलॉजी के हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, उनके रेफरेंस देखने को मिलते हैं। तो हम इसके बेस पर कह सकते हैं कि हमारी जो इकोलॉजी है वो आज की डेट में हमने इसे रिसर्च करके नहीं पता किया, ये बहुत ही पुराने समय से इसका मतलब देखने को मिल रहा है। मतलब इसका मतलब एक रेफरेंस जो है, एक इसका रिलेवेंस जो है उस पुराने समय से देखने को मिल रहा है। अब बात आती है यहाँ पर कि इंडियन ट्रीटीज हैं, treatise on medicine on the Charaka Samhita and the surgical text Sustra Samhita, and so the people during the period have a good understanding of the animal ecology। कहने plant and animal ecology कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडियन जो है उनको ये मतलब उनको मालूम था मेडिसिन के बारे में, चरक संहिता के बारे में, यानी कि मेडिसिन जिसमें यानी कि चरक संहिता में बताया गया था, एंड सर्जिकल टेक्स्ट जो यानी कि सुश्रुत संहिता के अंदर बताया गया, मतलब सर्जिकल मतलब ऑपरेशन थे, यानी कि ऑपरेशन वगैरह करना भी उनको उस वक्त आता था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सभी किस में देखने को मिला, लोगों को उस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो जानते थे इसके बारे में, एक अच्छा नॉलेज था उनके पास कि प्लांट से क्या कर सकते थे वो लोग, औषधि निकालते थे। ठीक है, और एनिमल इकोलॉजी से रिलेटेड यानी कि उनके पास और भी टेक्स्ट मतलब उनको ज्ञान था, ये सभी उनको पता था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जो कंटेन करके चलते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिट एंड हैबिटाट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हैबिट एक आदत होती है और हैबिटाट मतलब जहाँ पर वो विचरण करते हैं, जहाँ रहते हैं, लैंड एंड द इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल, क्लाइमेट एंड द वेजिटेशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है लोगों ने क्या कर रखा था, उनको क्लासिफाइड कर रखा था कि कौन सा एनिमल किसकी आदत कैसी है और कहाँ पर उसे रहना चाहिए, और यानी कि किस सॉइल का कैसा नेचर होता है, ये सभी यानी कि देखने को मिलता है, क्लाइमेट ऑफ द वेजिटेशन एंड, ठीक है, ये सभी देखने को मिलता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, टिपिकल टू द वेरियस लोकेलिटीज, जैसे यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स टिपिकल, वो बहुत ही टिपिकल था टू द वेरियस लोकेलिटीज, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें पर्टिकुलरली आ जाता है जैसे चरक संहिता जो कंटेन करके चलता था इन्फॉर्मेशन अबाउट द एयर, अबाउट दैट द एयर, लैंड, वाटर एंड द सीजन वर इंडिस्पेंसिबल फॉर द लाइफ एंड द पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर वर इंजीरियस टू हेल्थ। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि चरक संहिता में ये बताया गया था, उसमें यानी कि एयर के मतलब वायु के बारे में बात थी, लैंड के बारे में बात थी, तो मतलब भूमि के बारे में, और वाटर के बारे में, और सीजन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में, इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ किस यानी कि लाइफ के लिए कितना इंडिस्पेंसिबल है। ठीक है, दूसरी बात और कितने यानी कि यूजफुल है, और दूसरी बात पॉल्यूटेड जो एयर है, पॉल्यूटेड वाटर है, वो यानी कि इंजीरियस है हमारी स्वास्थ्य के लिए, सभी चीज़ें उसमें मेंशन थी। अब बात करेंगे हम लोग यानी कि इन्वायरमेंट एंड इसके कंपोनेंट। तो ये जो पिछला मैंने अभी जो आपको पढ़ाया उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब ध्यान देंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, मतलब इन्वायरमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर मैं बात करूँ जो भी चीज़ें हमें यानी अफेक्ट्स कर रही हैं हमारे चारों तरफ, किसी मैं सिंपल बोलूँ एवरीथिंग, कोई भी चीज़, ठीक है, एवरीथिंग दैट सराउंड affects an organism during its lifetime is collectively known as the environment। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ है हमें अफेक्ट करती है, किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है, या किसी लिविंग बीइंग या किसी भी चीज़ को अफेक्ट करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट। मतलब जो भी हमारे चारों तरफ है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ कोई भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ कोई भी चीज़ है जो उसको अफेक्ट करती है, उसके चारों तरफ है, तो उसे क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्यावरण किसे कहते हैं, तो इसे बोलेंगे सिंपल भाषा में हमारे चारों तरफ वह वस्तुएं जो हमें अफेक्ट करती हैं, मतलब महसूस होती हैं, उनको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। Environment is defined as a sum of the total living and the non-living components, influences and events surrounding on an organism, all the organism from virus to man। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि इन्वायरमेंट क्या है, उसको डिफाइन किया जा सकता है एज ए सम ऑफ, यानी कि उसको सम है मतलब एक योग है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करती हैं किसको, इवेंट्स को, एंड सराउंड करके चलती हैं एन ऑर्गेनिज्म को। ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आर ऑब्लिगेटरी, क्या है, ऑब्लिगेटरी है, डिपेंड करते हैं ऑन अदर, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। देखिए सिंपल तरीका में बात करूं, अगर मैं क्या हूं, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मैं एक लिविंग बीइंग हूं, मैं डिपेंडेंट हूं किस पर, मेरे प्लांट्स पे, क्योंकि प्लांट से मुझे भोजन मिलता है,
मैं उसको खाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से हर कोई किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है, लिविंग बीइंग, ठीक है। अगर पेड़ की बात करें तो डिपेंडेंट है किस पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर और वाटर पर, क्योंकि और यानी सन की लाइट पर, ठीक है। ये सभी चीज़ें एक दूसरे के क्या मिलती हैं, डिपेंडेंट है। ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट फॉर फूड, एनर्जी, ऑक्सीजन, वाटर, शेल्टर। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल तरीका जो मैंने अभी बताया उसी के बारे में यहाँ पर दोबारा से बोल रहा है कि ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट ऑन द अदर, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है एंड इन्वायरमेंट फॉर द, एक दूसरे से क्या है, किस, यानी कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस प्रकार से है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, शेल्टर चाहिए, कहाँ से मिल रहा है उसे, एनवायरनमेंट से मिल रहा है। अब कुछ रिलेशनशिप देखने को मिलती है, इंटरेक्शन एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। जैसे इन्वायरमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स, इन्वायरमेंट क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इट इज कंप्राइज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग की बात करें तो बायोटिक एंड नॉन लिविंग की बात करें अबायोटिक कंपोनेंट। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही जटिलता से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और इसमें देखा जाए तो दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है, बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक की बात करें तो लिविंग बींग्स, जिसमें लिविंग मतलब जिसमें जीवन पाया जाए तो उसे बोलेंगे लिविंग बींग्स या बायोटिक। जिसमें जीवन ना पाया जाए तो उसे बोलेंगे अबायोटिक, ठीक है। द इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, कहने का मतलब यहाँ पर यह है इन्वायरमेंट जो स्टैटिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ समय के अनुसार चेंजेस होते रहते हैं। कोई नया लिविंग बींग जन्म लेता है, कोई यानी कि वृद्ध लिविंग बींग खत्म हो जाता है, तो मतलब वो सेम वैसा नहीं बना रहता है, उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन यानी कि चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। तो उसमें ये कंटिन्यूसली यानी प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करना चाहें कि एक्चुअल में कंपोनेंट क्या है इन्वायरमेंट के, तो उसमें बायोटिक और एबायोटिक यानी कंपोनेंट होते हैं, या इन्हीं को यानी कि फैक्टर भी बोलते हैं, फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे अबायोटिक में अगर बात करें तो एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि इसमें जान नहीं होती है, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर एंड एटमोसफेयर, विंड, गैसेज, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल एंड जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम, ये सभी क्या है, अबायोटिक है। अगर इनकी बात करें बायोटिक की तो उसमें ग्रीन प्लांट्स में यानी कि हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा पौधा होता है, आगे चल के बड़ा हो जाता है, मतलब समय के अनुसार जिसमें वृद्धि हो रही है, समय के अनुसार जिसमें ग्रोथ हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, बायोटिक बोलेंगे। नॉन ग्रीन प्लांट्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं लेकिन उसमें समय के अनुसार कुछ ना कुछ परिवर्तन मिलता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हरे नहीं होते लेकिन बढ़ते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, वो भी बायोटिक हैं। डिकम्पोजर्स, मतलब डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो जैसे डेड थिंग्स को यानी कि हमारी सॉइल में मिलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जैसे जो कीड़े टाइप के होते हैं, उसे पैरासाइट्स, उसको सिम्बायोन्स, ठीक है। एनिमल्स क्या होते हैं, जो हमारे जानवर हैं। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम और मैं सभी क्या हैं, आप और मैं सभी मैंस यानी कि मैन की कैटेगरी में आते हैं। अगर बात करना चाहें कि एक्चुअल में एनवायरनमेंट है क्या, तो एक फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, एक फिश का एनवायरनमेंट ले लेते हैं। फिश के एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए तो उसको दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। आप फिश की जगह मतलब टर्टाइज का यानी कि ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं एनवायरनमेंट। अब मैं यहाँ पर किसका ले रहा हूँ, फिश का, क्योंकि बुक में फिश यानी कि फिश को मेंशन करके चल रहा है, ठीक है। तो मैं फिश का ही लेके आया हूँ यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इट्स इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स सच एज, जैसे अगर मैं देखिए फिश के अगर यानी कि इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, जैसे अगर उसमें अबायोटिक की बात करें तो उसमें लाइट है, टेम्परेचर है, ठीक है, वाटर, ये सभी क्या है, और उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन, गैसेज, ऑर्गेनिक मैटर, ये सभी जितनी चीज़ें उसके अंदर डिजोल्व हैं, सभी क्या है, ये सभी एक्सटर्नल यानी कि फैक्टर्स हैं, जो सभी क्या है, अबायोटिक है, अबायोटिक चीज़ें हैं, ठीक है। अबायोटिक मतलब जिसमें प्राण नहीं पाया जाता है, ठीक है। बायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो बायोटिक इन्वायरमेंट है वो किसको कंसिस्ट करके चलता है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो यानी कि पानी में तैर रहे हैं या उसके चारों तरफ है, ठीक है, उसको यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांक्टन्स बोलेंगे। छोटे छोटे यानी कि कहते हैं जिनको मछली खाती है, छोटे छोटे यानी कि ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोलते हैं, प्लांक्टन्स, विच इट अज्यूम एज वेल एज एक्वाटिक, जिनको यानी कि अज्यूम करके चलते हैं, वो पानी की तरह तैरते हुए महसूस होते हैं, उनको मछली खाती है। प्लांट एनिमल
एंड प्लांट्स एंड एनिमल एंड डिकम्पोजर्स, ये सभी क्या है, ये सभी बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अब बात करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द फिश, यानी कि अभी हमने एक्सटर्नल की बात करी, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द फिश, यानी कि उसके बाहरी इंटरनल मतलब जो उसके बॉडी के अंदर क्या कौन कौन सा एनवायरनमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ इनक्लोज बाई आउटर बॉडी सरफेस, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए तो उसकी बॉडी सरफेस के द्वारा उसे बंद है पूरा तरीके से। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है रिलेटिवली स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है, मतलब सतह रुका पड़ा है, एक जगह स्थायी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, कहीं बहाव होता है तो कहीं ठहराव होता है, लेकिन इसमें पूर्ण तरीके से बंद है और एक ओपेक बॉडी है, उसके अंदर ये सभी चीज़ें हो रही हैं मछली के अंदर। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये स्टेबल एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एंड हाउएवर इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट इंजरी, इलनेस और एक्सेसिव स्ट्रेस, अपसेट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, ये सभी क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। लोगों को टेंशन हो जाती है, बीमारी हो जाती है, इंजरी मतलब को दुख हो जाता है, ये सभी क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो जो फिश होती है हमारी मेरीन यानी कि जो मेराइन वाटर की, उससे अगर ट्रांसफ़र करके यानी कि एक फ्रेश वाटर में डाल दिया जाए तो समय आने पर क्या होगी, वो मर सकती है। ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो उसके जो इंटरनल एनवायरनमेंट था वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा ऐसी जगह पर, इसीलिए वो मर जाती है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, जय हिंद।